नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर चल रही कार्रवाई के दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें की गई हैं। पहली मांग ये है कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक एसआईटी बना दी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जांच जारी है, इसलिए राज्य सरकार अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा है कि सरकार की ओर से जांच की यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए। और इस बीच याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें भी सौंपने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का भी विरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप कानून जानते हैं, आखिर में वो इस रिपोर्ट को देख ही लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी एक नोटिस जारी कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? साहिल, मुझे लगता है कि ये याचिका द्वारा ये मामला नहीं सुना जाना चाहिए था। इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः अगर इस पे एक्शन लेता और पूरी जांच प्रक्रिया को जिस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है और ये जवाब तलब किए जा रहे हैं सारे बिंदुओं को लेकर, तो मुझे लगता है और बेहतर होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस पे संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं की बातों को माना, सुना और अब ये एक कदम आगे बढ़ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से ट्रस्ट जवाब देगा, केंद्र सरकार जवाब देगी, या और भी जो सेक्टर है वो जब जवाब देंगे, क्या उन जवाबों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पाएगा? अगर नहीं हो पाता तो उसके बाद रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो बता दें कि इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसे भी एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन ले लिया है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और साथ ही साथ मंदिर की जो ट्रस्ट है उसे भी नोटिस जारी कर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर सौंपी जाए। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसको पहले भी सार्वजनिक न करने को लेकर कई तरह के तथ्य यहाँ पर दिए गए थे। अब ऐसे में अब जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, उसके बाद क्या किस तरीके के परिवर्तन होने की उम्मीद जताई जा सकती है? नहीं, देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और कहते हैं कि सुप्रीम अदालत है। जब किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता है, पुलिस प्रशासन, सरकारों से, तो दरवाजा खटखटाता है सुप्रीम कोर्ट का आके। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और तीनों धड़ों से जो जवाब मांगा गया है, स्टेटस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कोई नई स्टेटस रिपोर्ट तो बनेगी नहीं। एसआईटी ने पहली बना रखी है, कितनी चोरी हुई, किस तरीके की चोरी हुई और किस अंदाज में हुई और किसने करा चोरी और चोरी कब से हो रही थी और कितने सीसीटीवी कैमरेज को बंद किया गया इस चोरी के लिए। तो ये सब चीजें उस स्टेटस रिपोर्ट में जो प्री एसआईटी ने बनाई है तो वो है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा टाइम गवाना सही नहीं होगा और सीधे सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करे और मंगवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक बोल्ड स्टेप, एक कदम लेना चाहिए और ये जो ट्रस्ट है इसको भंग कर देना चाहिए।
और क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि ये जो ट्रस्ट जो बना हुआ था इन्हीं के ही सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में ही बनाया गया था और उसमें कितनी सारी अनियमितताएं निकल के आई हैं। सनातनी करोड़ों अरबों लोगों जो हैं उनके आस्था पे ठेस पहुंचा है और ये देश व्यापी नहीं है, मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड वाइड ये पूरा मुद्दा बन गया है, शर्मसार कर रहा है सब तरीके से और सुप्रीम कोर्ट में इस पे एक्शन लिया है, ये काबिल तारीफ है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और मंदिर की ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। वहीं राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बीकेटीसी कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से हिरासत में ले लिया है। सूत्रों की माने तो देर रात की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को बद्रीनाथ थाने लाया गया, जहां उससे मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इस मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी की ओर से चढ़ावा चोरी और हेराफेरी के मामले में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और आरोपी को देहरादून से हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई और बताया गया कि दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर 3 जुलाई 2026 को नौटियाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संतुष्टि की थी और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में शिकायतों की पुष्टि हुई है। वहीं कोचिंग विवाद मामले में पटना के खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। इस चर्चित विवाद के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपियों की तरफ से कानूनी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और मामले के विभिन्न कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा करने के बाद फैजल खान समेत उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत प्रदान करने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। इस कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में प्राथमिक शिकायत दर्ज होने के बाद से ही लगातार कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। फैजल खान के साथ साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों को भी इस पूरे विवादित प्रकरण में सह आरोपी बनाया गया था। अदालत से एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अब जांच अधिकारी इस पूरे मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई और सघन जांच को नियमानुसार जारी रखेंगे। सभी लोग का बेल हो चुका है और इजलास पर ही जज साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले एंटीसिपेटरी बेल खान सर का बताया कि अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद उनके स्टाफ 3 थे, उनका अलग बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी फाइल था, उन लोगों का भी अलाउ कर दिया गया। लास्ट में फिर रेगुलर बेल जो गार्ड्स लोग थे जिन पर आरोप था कि फायरिंग किए हैं एयर में, उन लोग का भी बेल अलाउड कर दिया। 6 आदमी को, टोटल 6 आदमी को बेल मिला है। जो आर्म्स एक्ट है, विरोध तो बहुत किया गया था उधर से, हाँ बहुत किया गया, लेकिन जो लॉ है उसके मुताबिक लर्नड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उसको कंसीडर किया है लॉ पॉइंट को और उसके बाद बेल अलाउड किया। पुलिस ने बहुत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। रविवार को AQI 261 पर पहुंच गया, जो पिछले 85 दिनों में सबसे ज्यादा है। यह रीडिंग 17 अप्रैल के बाद सबसे अधिक रही, जब AQI 263 दर्ज किया गया था। इससे पहले शनिवार को दिल्ली का AQI 140 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस महीने के ज्यादातर दिनों में हवा की क्वालिटी मध्यम और संतोषजनक श्रेणियों में बनी हुई थी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लंबी दूरी की सीमा पार हवाएं थी, जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में तूफान की गतिविधि से खनिज धूल लेकर आईं। ये हवाएं दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ी, जिससे PM10 का स्तर बढ़ गया। वहीं इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया कि शाम 5:30 बजे महसूस होने वाला तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जबकि अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। CAQM ने कहा कि इंडो गैंगेटिक मैदान में तेज हवाओं के कारण भी राजधानी में AQI का स्तर बढ़ा है। रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और अगले कुछ दिनों तक इसके इसी दायरे में रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक सीमा पार से आने वाली धूल का दौर कम होने के बाद AQI में सुधार होने की उम्मीद है। इसलिए CAQM ने ग्रैप स्टेज 1 की पाबंदियां लागू न करने का फैसला किया है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता खराब होने के पीछे सीमा पार से आने वाली धूल है। हालांकि कमीशन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जमीनी स्तर पर धूल नियंत्रण के उपाय तेज करने का निर्देश दिया है। बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग ने सोमवार को दिन के समय तेज सतही हवा चलने का अनुमान लगाया है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान 37 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, दिल्ली में गर्मी और प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिल रही है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो है वो खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। रविवार को AQI जो है 261 पर पहुंच चुका है, जो पिछले 85 दिनों में सबसे ज्यादा ये रीडिंग 17 अप्रैल के बाद से सबसे अधिक मानी जा रही है। जबकि AQI 263 दर्ज किया गया था। इससे पहले भी शनिवार को दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 140 रिकॉर्ड किया गया था। जबकि इस महीने से ज्यादातर दिनों में हवा की क्वालिटी मध्यम और संतोषजनक श्रेणियों में बनी हुई थी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब होने का कारण लंबी दूरी की सीमा पार हवाएं थी, जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में तूफान की गतिविधि से खनिज धूल लेकर आई है। ये हवाएं दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से बढ़ी, जिससे PM10 का स्तर बढ़ गया है। वहीं इस बीच भारत मौसम विभाग यानी IMD ने बताया है कि शाम 5:30 बजे महसूस होने वाले तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। CAQM ने कहा है कि इंडो गैंगेटिक मैदान में तेज हवाओं के कारण भी राजधानी में AQI का जो स्तर है वो बढ़ा है। रविवार को दिल्ली की हवा गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और अगले कुछ दिनों तक इसके इसी दायरे में रहने की संभावना भी जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीमा पार से आने वाली धूल का दौर कम होने के बाद AQI में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए CAQM ने GRAP स्टेज के पाबंदियां जो है वो लागू ना करने का फैसला किया गया है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब होने के पीछे सीमा पार से आने वाली धूल मानी जा रही है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 85 दिनों में सबसे खराब स्तर पर राजधानी दिल्ली का AQI पहुंच गया है। लगातार गर्मी से भी लोगों का बुरा हाल है और इस बीच प्रदूषण और गर्मी की दोहरी मार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने राज्य के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि 10 वर्ष से अधिक आयु के गौवंश की हत्या पर कानूनन रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने इसके परे जाकर आदेश जारी कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव पर रोक लगाने का आदेश दिया। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मूल याचिका केवल बकरीद के मौके पर वैध बूचड़खानों के बाहर गाय और बछड़ों की कथित बलि के मुद्दे तक सीमित थी। सरकार का कहना था कि मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मसले से आगे बढ़ते हुए पूरे राज्य में गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया, जो याचिका के दायरे से बाहर और कानून के मुताबिक नहीं है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध घातक रूप ले चुका है और अमेरिका ने ईरान के 5 राज्यों पर एक साथ हमला कर दिया था। अब तेहरान ने इसका बदला लिया है। उसने सोमवार को 3 अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। तेहरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को निशाने पर लिया है। उसने मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका को जवाब देते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में कई जगहों पर हमला किया है। ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर
फ्यूल टैंक और मिसाइल डिपो को निशाने पर लिया है, जबकि बहरीन में अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर पर धमाका किया गया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अटैक नहीं रोके तो वो उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। वहीं जॉर्डन ने दावा किया कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई। उसने 4 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। वहीं कुवैत का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों का मुकाबला कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती सेना के जनरल स्टाफ का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिकी फोर्स ने रात भर में करीब 140 ईरानी सैन्य टारगेट पर हमला किया, जिससे 3 रातों में कुल हमलों की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई। वहीं ईरान ने वीकेंड में अमेरिका से जुड़ी जगहों और इलाके के देशों पर हमले किए। कुवैत ने कहा कि 3 उत्तरी बॉर्डर पोस्ट को नुकसान हुआ है। एक ड्रोन ने कुवैत ऑयल कंपनी के एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया, जिसमें एक वर्कर घायल हो गया। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में सोमवार सुबह तड़के भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में 22 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने ऑनलाइन वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें पब के दरवाजे से आग की लपटें और धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। इस बीच लोगों को भागने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आधी रात के आसपास बैंकॉक के उत्तरी हिस्से में स्थित लादप्राओ पब में आग लगने की सूचना मिली थी। बाद में घटनास्थल पर पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने बताया कि 27 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने विंबलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। सेंटर कोर्ट पर रविवार को खेले गए फाइनल में इटली के इस स्टार खिलाड़ी ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया। करीब 3 घंटे 46 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले के साथ सिनर ने अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 30वां ATP खिताब भी जीत लिया। ज़वेरेव ने शुरुआत में सिनर को कड़ी चुनौती दी। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली और किसी को भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। मुकाबला ट्राई ब्रेक तक पहुंचा, जहां ज़वेरेव ने शानदार सर्विस और आक्रामक खेल के दम पर पहला सेट अपने नाम किया। ये 2025 के वियना ओपन फाइनल के बाद पहली बार था जब ज़वेरेव ने सिनर के खिलाफ कोई सेट जीता। हालांकि पहले सेट की हार ने सिनर बिल्कुल नहीं डगमगाए। दूसरे सेट में उन्होंने संयम बनाए रखा और टाई ब्रेक में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को 1-1 सेट की बराबरी पर ला दिया। इस दौरान उनकी रिटर्न गेम और कोर्ट कवरेज पहले से कई बेहतर नजर आई। चौथे सेट में ज़वेरेव ने वापसी की कोशिश ज़रूर की, लेकिन सिनर पूरी तरह लय में आ चुके थे। 3-3 की बराबरी के बाद उन्होंने निर्णायक ब्रेक हासिल किया और फिर शानदार सर्विस गेम खेलते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप पॉइंट पर सिनर ने दमदार फोरहेड विनर लगाया और जीत के साथ ही खुशी से सेंटर कोर्ट की घास पर लेट गए। इस जीत के साथ 24 वर्षीय सिनर ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। वो ओपन एरा में पीट सैम्प्रास, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बाद विश्व नंबर 1 रहते हुए लगातार 2 बार विंबलडन जीतने वाले केवल चौथे खिलाड़ी बने। इसके अलावा ये उनके करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत भी रही। सिनर ने ज़वेरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत दर्ज की और दोनों के बीच खेले गए पिछले 18 सेटों में से 17 अपने नाम किए। फ्रेंच ओपन में शुरुआती हार के बाद यानिक सिनर की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन विंबलडन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया कि पुरुष टेनिस में वो फिलहाल दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।